Welcome to the lecture number 18 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture, we have covered the development testing. Then we moved toward the test-driven development. And after it, we covered two other stages of testing, that is the release testing and user testing. I hope the testing phase is clear to all of you. In today's lecture, we will move towards another topic, another chapter of this course, that is the software quality. So, the goal of today's lecture is to teach you regarding the software quality, and I will cover 4 subtopics. The first subtopic you can see in this slide is what is software quality. Second topic is quality assurance. Third topic is quality control, and fourth topic is regarding the bug reporting. So let's start. The first question is, what is software quality? I am giving you the time. Kindly brainstorm and see how you can define the quality. How can you can define the quality of the products you purchase, of the software you are using. Think about it. आपके ख्याल में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है? ओके, मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को, लेकिन इससे पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी की ज़रूरत हमें क्यों है? लेट्स से हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वी नीड प्रोग्रामर्स. हम प्रोग्रामर हायर करेंगे. प्रोग्रामर हायर करने के बाद हम उनसे एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो कि कुछ रिक्वायरमेंट पे बेस करता होगा, और जब वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा हमें उसकी एक्जी फाइल मिल जाएगी एज एन आउटपुट फाइल. हम उस एक्जी फाइल को यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि हमने जो रिक्वायरमेंट दी थी प्रोग्रामर को या डेवलपर को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसने ये सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग डेवलप किया होगा. लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिला है, जो एक्जी फाइल हमें रिसीव हुई है, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उस एक्जी फाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या नहीं. क्या वो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है रिगार्डिंग क्वालिटी, या वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है. क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए या क्वालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन द स्लाइड. एज यू कैन सी दैट क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज मीटिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड. तो वो सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स को मीट करते होंगे, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो क्वालिटी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं. अब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अगर कस्टमर ने आपको 10 रिक्वायरमेंट दी हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और आपका सॉफ्टवेयर 6 रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफ़िल कर रहा है और बाकी 4 रिक्वायरमेंट्स उसे मैनुअली ख़ुद करनी पड़ी हैं. वो सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, या उसको यूज़ करनी नहीं आ रही, या कोई भी तरीका है जिसके थ्रू वो उसको अवेल नहीं कर सकता. डैट मीन्स कि कस्टमर के लिए वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं होगा. अगर तो वो 10 की 10 रिक्वायरमेंट आपका सॉफ्टवेयर फुलफ़िल कर रहा हो और कस्टमर को कोई भी काम मैनुअली नहीं करना पड़े, तब आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा. क्वालिटी को मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट मॉडल्स. द फर्स्ट मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज FURBS. FURB स्टैंड फॉर फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. The first thing you can see of FURBS is functionality. This means that your software is fulfilling the functional requirements. Let's say अगर एक सॉफ्टवेयर में आप कह लो कि पिकअप या ड्रॉप की ऑप्शन होनी चाहिए थी, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, और आपके सॉफ्टवेयर ने इन दोनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, देन यू कैन से दैट योर द सॉफ्टवेयर इज़ मीटिंग the quality or the customer requirement. Then the last 4 requirements you can last 4 things you can see on your slide is of non-functional.
यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सब नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, जबकि फंक्शनैलिटी वर्ब्स में एक फंक्शनल एस्पेक्ट है जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर कस्टमर ने यूज़ करना है वो उस पर किस तरह का डिज़ाइन यूज़ हुआ है, क्या उसमें अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ हुए हैं या नहीं, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो रीडेबल है या नहीं, कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना कितना आसान है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं। जिस तरह लेट से एक सॉफ्टवेयर एक डेवलपर ने या प्रोग्रामर ने बना कर दिया है कस्टमर को, और कस्टमर को लेट से कि रेड कलर पसंद नहीं, लेकिन अब जो उसकी इंटरफेस है वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर रेड कलर में शो हो रहा है। अब जिस सॉफ्टवेयर पे बैठ के कस्टमर ने अपने दिन के 8 घंटे काम करना है और वो कलर उसको पसंद नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना डिस्टर्बिंग होगा उसके लिए। दूसरी चीज़, आपने सॉफ्टवेयर फॉन्ट डेवलपर ने इस तरह का यूज़ किया है कि उसे रीड करना मुश्किल है। उसने कोई ऐसा फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया जो देखने में बहुत अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसको रीड करना आसान नहीं है। उसमें वर्ड्स बिल्कुल साथ लिंक्ड हुए हैं। या फिर इसकी एक और एग्जांपल आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि लेट से फॉन्ट साइज़ इतना छोटा रख दिया है कि अगर किसी भी शख्स को की आई साइट क्लियर नहीं है या बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसको विदाउट ग्लासेस वो फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ना मुश्किल हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर उसे आसानी से रीड कर सके, ना वो बहुत ज़्यादा छोटा हो ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। Then we have another non-functional aspect of the verbs, that is reliability. Reliability का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना फॉल्ट टॉलरेंट है, कितना रिलायबल है अपनी वर्किंग में। Then the fourth aspect is performance. Performance is regarding the system, कि आपका सिस्टम कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आपने लॉगिन किया है तो लॉगिन करने में उसे 5 मिनट नहीं लग रहा है, 5 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। आपने जब सिस्टम लॉगिन किया तो वो विद इन सेकेंड्स लॉगिन होके नेक्स्ट पेज पे चला जाए। परफॉर्मेंस में हम रिस्पॉन्स टाइम मेजर कर सकते हैं, या अगर उसे कोई भी पेज रिकवर करना है तो रिकवरी करने में उसे कितना टाइम लगेगा। इस तरह के तमाम एस्पेक्ट्स हम सिस्टम की परफॉर्मेंस में एनालाइज कर सकते हैं। द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ वर्ब्स इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि आपने जो सिस्टम एक डेवलपर से बनवाया है वो कितना स्केलेबल है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर उस पर लेट से उसे शुरू में 10 यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उसकी हमने एनालाइज़ किया कि अब उस पर 10 और यूज़र्स हैं जो इस सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम इतना स्केलेबल है कि ये 20 यूज़र्स को फैसिलिटेट कर सके, और उन 20 यूज़र्स के लिए इसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, और बाकी पहले वाले जो 10 यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आखिर में आने वाले 10 यूज़र्स के इस्तेमाल करने से। तो सिस्टम इतना स्केलेबल होना चाहिए, या सिस्टम में हम मज़ीद सर्वर्स ऐड कर सकते हों, सर्वर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हों अगर तो आपके जो यूज़र हैं वो डिफरेंट एरियाज़ पर लोकेटेड हैं। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को अगर आपका सॉफ्टवेयर फुलफ़िल कर रहा है, अगर आपका सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है, अगर वो यूजेबिलिटी कस्टमर की मुताबिक या कस्टमर को सामने रखते हुए उसको फैसिलिटेट कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है जो आपने डेवलपर से बनवाया है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो स्केलेबल है, तो इट मीन्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसी तरह कुछ और मॉडल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए डेवलप किए गए हैं, जिसमें से एक मॉडल बोहेम का क्वालिटी मॉडल है। इस मॉडल को आप सब सेल्फ स्टडी करेंगे, देन वी कैन डिस्कस इट इन द लाइव सेशन। Another question, which is why quality is important.
or why we are studying the software quality? The answer is quality is the important factor affecting an organization's long-term performance. हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा। जिस तरह आप कंसीडर कर लो कि आपके पास जो पोर्टल है जिसे आप यूनिवर्सिटी का डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे फैकल्टी भी यूज़ कर रही है, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, एडमिन भी यूज़ कर रही है, एचआर भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का पार्ट है। Then we have another answer which is written in the slide. It says that quality improves productivity and competitiveness in any organization. अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत स्लो है, आपने उस पर कोई डाटा एंटर करना है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, दिस मीन्स कि आपका जो एक डेली टास्क था वो आप उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे कंप्लीट नहीं कर सके हो। अब आपको नेक्स्ट डे उसके लिए दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम था वो स्लो था। इस वजह से क्या हुआ कि आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क आ गया। अब जब आपके सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी और लेट से आपके साथ कोई और एबीसी यूनिवर्सिटी है जिनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, तो कम्पिटिटिवनेस में जब हम इसको मैयर करेंगे तो जो जिस यूनिवर्सिटी का आप पार्ट हैं और लेट से वहाँ का सॉफ्टवेयर अच्छा काम नहीं कर रहा है या प्रोडक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई और यूनिवर्सिटी इस कंपटीशन में आगे निकल जाएगी। तो क्वालिटी जब हम इम्प्रूव करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उसकी वर्किंग को देख रहे हैं कि क्या वो तमाम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है या नहीं। और उसी के साथ साथ जब हम इन तमाम फैक्टर्स को इंश्योर करेंगे, दिस मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो competitive है। So here the simple answer to why quality is important is written, and I hope you grasp the concept. Now let's study another topic of this chapter, that is what is software quality assurance. क्वालिटी अश्योरेंस का सादा अल्फाज में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हम क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्वालिटी अश्योरेंस फेज़ है। अब क्वालिटी अश्योरेंस फेज़ ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंट होने के बाद या इम्प्लीमेंट होने के दौरान या बिल्कुल शुरू में हम इसको इंश्योर करते हैं, बल्कि इसके हवाले से मैं यूँ कहूँगी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस हम स्टार्ट से जब आपका सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जब हम रिक्वायरमेंट फ़ेज़ में होंगे, वहाँ हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करेंगे और वहाँ से लेके थ्रू आउट जब तक आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता, हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस के फ़ेज़ को पैरेलल साथ चलाएंगे। अब देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। क्वालिटी अश्योरेंस इज़ अ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ necessary to provide adequate confidence that products and services will conform to specific requirements and meets user need. अब ये कैसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी और हम इसको पैरेलल चलाएंगे जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उनकी नीड्स के मुताबिक है या नहीं। अगर हमने लेट से एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है जिसके डेवलप करने के बाद एंड पे हमें पता चला कि ये सॉफ्टवेयर कस्टमर को रिक्वायर्ड नहीं था या ये उसकी नीड्स के मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पर आके जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस का फेज़ सॉफ्टवेयर की फर्स्ट फेज़ से ही उसके साथ पैरेलल एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ हम जहाँ जो आपका मैनेजर होगा, अलग से एक टीम होगी या टीम लीड हो सकता है, वो
आपके तमाम फेज़ में आके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करेगा, या वो ये बताएगा कि ये मेथड्स और टेक्निक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है, इनके यूज़ करने की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी ओरिएंटेड बनेगा। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक डेवलपमेंट टीम है और उसने एक टूल यूज़ किया है जिसके यूज़ करने की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट नहीं बना। अगर तो ये टूल यूज़ हो गया और उसके बाद एंड पे जाके कस्टमर ने कहा कि नहीं, ये जो आपने प्रोडक्ट बना के दी है ये इसमें मेरी 1 2 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, मुझे इसमें एफिशिएंसी भी चाहिए थी या मुझे इसमें मज़ीद कुछ और रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी। अब यहाँ पर आएगा रोल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम का, जिसमें वो क्या करेंगे कि अगर डेवलपर ने कोई किसी भी टूल पे जब उसने टूल सेलेक्ट किया और उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया, उससे पहले वो उससे पूछेंगे कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो और क्या इस टूल के यूज़ करने से हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं या नहीं। अगर तो नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि उस टूल की बजाय किसी और बेहतर टूल की सिलेक्शन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम के थ्रू हो जाएगी वहाँ पे। Some other points which is written in the slide is software quality assurance is performed throughout the life cycle of software। जैसे कि ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं। It is process oriented। प्रोसेस ओरिएंटेड क्यों मैं कह रही हूँ इसे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी को अश्योर नहीं कर रहे, बल्कि जो पूरा प्रोसेस है जो कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जब एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसे डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस चलेगा, ये बिल्कुल उसी के साथ साथ एग्जीक्यूट होगा। देन अनदर पॉइंट यू कैन सी इन दिस स्लाइड इज इट इज़ डिफेक्ट प्रिवेंशन बेस्ड। जो एग्जांपल मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दी है कि एक टूल हम डेवलपर ने सेलेक्ट किया है जो कि सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस टीम होगी वो इस टूल को यूज़ करने से मना कर देगी या रोक लेगी या प्रिवेंट कर देगी डेवलपर को। देन also and the last point is it is a management process. This process is not carried out by developer, this process is not carried out by the tester, this process is not carried out by the requirement engineer. The whole software quality assurance process is the responsibility of management team. टीम लीड या एक मैनेजर होगा जो कि आपके इस पूरे प्रोसेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ एग्जीक्यूट करेगा। Another topic which we will study in this lecture is quality control. Quality control is the process by which product quality is compared with the applicable standards and the action taken when non-conformance is detected. क्वालिटी अश्योरेंस में हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है यहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई हो रही है जब हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल गई उसके बाद। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी उसे हम कंपेयर करेंगे अपने एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के साथ कि क्या ये क्वालिटी जो हमने स्टैंडर्ड एक यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल हमने एक IEEE का स्टैंडर्ड यूज़ किया था या हमने ISO 9000 एक स्टैंडर्ड यूज़ किया था जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो क्या अब जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किसी भी डेवलपर ने बनाई है वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं, उसमें वही क्वालिटी इंश्योर हो रही है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल फेज़ प्रोडक्ट पर चेक किया जाएगा और उस पर होगा क्या कि सिर्फ चेक नहीं किया जाता, बल्कि अगर तो वो उन क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं तो वहाँ पर एक एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या होगा कि अब उसमें करेक्शन की जाए। Some points which are written regarding the quality control is it is a product oriented approach. Quality assurance
सॉफ्टवेयर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच थी, लेकिन ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ हम अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सामने रखेंगे और चेक करेंगे कि अब जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है, जो बन गई है, वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर कर भी रही है या नहीं। देन इट इज़ अ डिफेक्ट डिटेक्शन बेस्ड। यहाँ पर डिफेक्ट को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रिवेंशन सिर्फ बनाते वक्त हो सकती है, जब आप डेवलप कर रहे हो, जब आप एक प्रोसेस का हिस्सा हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन गई है, दिस मीन्स कि उसमें डिटेक्ट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अगर तो वो क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर रही तो। अब उन डिफेक्ट की डिटेक्शन का फेज है ये क्वालिटी कंट्रोल। Here you can see the difference between quality assurance and quality control, as now you are familiar with what is quality assurance and what is quality control. You will see the differences and we will discuss these differences in the live session. Another interesting topic regarding the quality is bug reporting. The first point is, what is bug? Bug is any defect present in the software product. हमने जिक्र किया था कि डिफेक्ट को हम डिटेक्ट करेंगे जब हम क्वालिटी कंट्रोल में उस प्रोडक्ट को ऑपरेट करते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी को मेजर करेंगे। The other point is why these bugs are reported. These bugs are reported so that the developer can make the correction. जब हम क्वालिटी कंट्रोल में ये बात स्टडी कर रहे थे कि एक एक्शन लिया जाता है उन डिफेक्ट की बेस्ड पे जो कि उनकी जो किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर रहे हों। अब बग रिपोर्टिंग फॉर्मेट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है। लेट्स से कस्टमर ने एक बग रिपोर्ट किया कि ये सॉफ्टवेयर मेरे ब्राउज़र में ठीक नहीं चल रहा, और कस्टमर ब्राउज़र यूज़ कर रहा है मोज़िला फायरफॉक्स। टेस्टर ने उस सॉफ्टवेयर को अपने पास अपनी इन्वायरमेंट में एक अलग इन्वायरमेंट में या एक अलग ब्राउज़र में दोबारा से टेस्ट किया। लेट्स से डेवलपर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया है। जब डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन करेगा तो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? और डेवलपर ने जो डिसीजन लिया, डेवलपर ने ये उस बग को रिजेक्ट कर दिया, उस बग पे मज़ीद वर्किंग नहीं की और रिपोर्ट किया कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक ऑपरेट कर रही है, उसमें उसके किसी भी बटन में या किसी भी बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जो चीज़ आप समझो वो ये कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर ने अपना ब्राउज़र मेंशन नहीं किया और उस ब्राउज़र का जो एक पर्टिकुलर वर्जन था वो मेंशन नहीं किया। इन दो चीज़ों के मेंशन नहीं करने की वजह से डेवलपर ने उस बग को रिजेक्ट कर दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस बग रिपोर्टिंग फॉर्मेट कि जब कस्टमर कोई भी बग एनालाइज करेगा या एक टीम है या टीम लीड या मैनेजर कोई भी बग आइडेंटिफाई कर रहा है एक सिस्टम के अंदर, तो उन सिस्टम के बग्स को इस प्रॉपर फॉर्मेट में रिपोर्ट किया जाए ताकि डेवलपर जब उस बग को आइडेंटिफाई करे तो उसके सामने एक बेहतर डिटेल एग्जिस्ट कर रही हो। So the bug reporting format has the bug ID. Here we define the bug ID, then the test case ID, जिस सिस्टम को एक टेस्टिंग टीम ने टेस्ट किया है और वहाँ पर जो भी टेस्ट केस यूज़ हुआ था उसकी टेस्ट केस ID यहाँ पे मेंशन की जाती है। Then we have the bug description. बग डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल और प्रिसाइज वे में ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपके बग का प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से आपने आपके सिस्टम में एक बग आया जो कि इस वजह से है कि प्रोफाइल पिक्चर जब भी अपलोड की जाती है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब भी प्रोफाइल पिक्चर लेट्स से JPEG फॉर्मेट में अपलोड की और सिस्टम क्रैश हो गया।
अब अगर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो बैड वे है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का कि आपने सिर्फ ये मेंशन कर दिया सिस्टम क्रैशेस। लेकिन अगर हमने इसे बेहतर फॉर्म में लिखना है, गुड वे ऑफ राइटिंग द बग डिस्क्रिप्शन इज you write it in a simple and precise way, like while uploading the profile picture in JPEG format the system crashes. This is the right way of writing your description. Then we have the bug severity, bug priority, which we will study in the next slides. Then the bug status. Bug status means when the bug is identified by the team, it is new. Then there are some other status which we will study in the next slides. Then we also have another point in the bug reporting format which says that this bug is identified by who. मतलब ये बग एक टेस्टिंग टीम की वजह से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, मैनेजर भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, कस्टमर ने इसको आइडेंटिफाई किया। इस बग को जिस शख्स ने आइडेंटिफाई किया उसका यहाँ पर हम नेम या उसकी जो डेजिग्नेशन है वो हम मेंशन कर देंगे। Then we have the module. We can have different modules in a software system, like these modules can be the database operations. These modules can be related to the user interface. So we have to specify the exact module in which we have observed the bug, the name of the project and date when this bug was reported. This is the format. Some points of this bug reporting format will be covered in the next slide. Like here you can see the bug severity. It is the impact of the bug on the customer business कि एक bug कितना severe है कि जब वो कस्टमर उसे अपने बिजनेस पे लेके जाता है तो क्या वो उसकी वजह से कुछ वर्किंग कर भी पा रहा है या नहीं। We have different types of severity of the bug. For example, it can be a blocker, it can be critical, major, minor and trivial. आपका बग इन 5 फेजेस के मुताबिक सवेयर हो सकता है। ब्लॉकर का मतलब ये है कि ये बग इतना इस लेवल पर है कि ये आपके पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, आप उस सिस्टम पे मज़ीद काम कर ही नहीं सकते। माइनर का मतलब ये है कि आपके बग की जो सेवेरिटी है वो बहुत कम है, वो इतना सवेयर नहीं है, उसकी वजह से आप कोई और फंक्शंस भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। बग प्रायोरिटी का मतलब ये है कि लेट से कस्टमर ने एक बग रिपोर्ट किया है और वो ये चाहता है कि आपका जो डेवलपमेंट टीम इस बग को किस प्रायोरिटी पर करेक्ट करे। इसकी वजह से हम 3 प्रायोरिटी लेवल असाइन कर देते हैं, हाई प्रायोरिटी, मॉडरेट प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी। अगर तो हाई प्रायोरिटी पे कस्टमर ने कहा है कि मेरे बग को आप करेक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि जल्द अज जल्द डेवलपमेंट टीम को वो बग करेक्ट करके कस्टमर को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वापस देनी होगी या प्रोवाइड करनी होगी। Here you can see the bug life cycle. This bug life cycle basically identify the status of the bug. जब टेस्ट लीड किसी भी वैलिड बग को आइडेंटिफाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि बग का स्टेटस न्यू होगा। इसके बाद ये बग असाइन हो जाएगा डेवलपर को। डेवलपर का काम है उस बग को दोबारा से रीओपन करना। रीओपन करने के बाद वो बग रिज़ॉल्व होगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स किया जाएगा। रिज़ॉल्व होने के बाद उसे वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के बाद उस बग को क्लोज़ कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट बाय द डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम जब उस बग को क्लोज़ कर देगी उसके बाद अगेन ये कस्टमर के पास चला जाएगा और वो इसकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा। और क्वालिटी कंट्रोल इस तरह से बग रिपोर्टिंग फॉर्मेट के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं। जब उसमें कोई डिफेक्ट आया उसे हमने डिटेक्ट किया। डिफेक्ट और बग ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का जब काम था किसी भी बग को डिटेक्ट करना, उस बग को हमने डिटेक्ट किया, रिपोर्टिंग फॉर्मेट में डाला और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में डालने के बाद बग लाइफ साइकिल से हमने उसे पास किया और जब वो क्लोज़ हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर हो गई है।
When we can stop testing? We will stop testing when the cost becomes high and the bug ratio become low. So in this lecture we have covered the four topics, which includes what is software quality, quality assurance, quality control and bug reporting. I hope this lecture is clear to all of you. If you face any problem in the lecture, you can write it down and we will discuss it in the live session. Thank you for listening, class.